आप किसी व्यापारी से, किसी उद्योगपति से या किसी और व्यक्ति से कैसे मना कर सकते हैं जब आप खुद 300% की लूट मचा रखी है आपने? 3 गुना आप लूट रहे हो, कैसे कहोगे भाई नहीं इतना नहीं, इतना पैसा नहीं लोगे आप, इस चीज का दाम इतना हो, कैसे कह दोगे आप? मुझे भी तो डर हो सकता है, और मैं हमेशा जिंदा रहने वाला नहीं हूं। जब मौत आएगी मरूंगा, जब तक नहीं आई तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो अब सब चीज आपने खत्म कर दी, फिर भी आपका खर्चा कैसे बढ़ रहा है? मोदी जी पे इतना खर्च कैसे हो रहा है? 30 या 31 रुपए में पड़ने वाली चीज को आप 100 रुपए में दे रहे, यानी 3 गुना, 300% का मार्जिन ले रहे हैं। धन्य हैं रवीश कुमार जी जैसे लोग जो बिल्कुल बिना डर के सच दिखा रहे हैं। धन्य हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी जी जैसे लोग कि मीडिया से उन्हें निकाल भी दिया, उसके बावजूद भी देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहे हैं, लगातार सारे फैक्ट लोगों के सामने रख रहे हैं। धन्य हैं वायर जैसे, न्यूज क्लिक जैसे, और आपके जो हैं द क्विंट जैसे, और आप जैसे जो सोशल मीडिया के इतने साथी हैं। मैं तो मानता हूं आज की तारीख में नेशनल मीडिया वही है जो काम उन्हें करना था वो नहीं कर रहे, वो काम आप कर रहे हैं। अगर देश के विरोध में कुछ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना, सरकार से सवाल करना, ये नेशनल मीडिया की जिम्मेदारी है। इसीलिए नेशनल मीडिया या मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। जो असली मीडिया है वो उससे अलग हटके सोशल मीडिया है। आखिर मीडिया का काम क्या है? उसके लिए एक ही शब्द सबसे बढ़िया है, गुलाम और दलाल मीडिया। देखिए नेशनल मीडिया, ये तो अब बड़ी शर्म की बात होगी कि उसे नेशनल मीडिया कहना पड़ता है। मोदी जी आप जैसे अनपढ़ों की समझ में नहीं आता, हमें तो सब मालूम है कि आपने जिस तरह से देश को इन अंबानी अडानी की चौखट पर गिरवी रख दिया है और जो उनकी गुलामी कर रहे हो ना आपको समझ में नहीं है या आप समझाना नहीं चाहते हो देश को? लोगों की सब समझ में आ रहा है। सर एक क्वेश्चन पूछना है, नेशनल मीडिया आप कितना आपको सपोर्ट किया है, क्या उनका सही रूपरेखा है? नहीं देखिए हमारे कैन यू जस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल मीडिया एंड सोशल मीडिया? 100% मैं आपको बताता हूँ। देखिए नेशनल मीडिया, ये तो अब बड़ी शर्म की बात होगी कि उसे नेशनल मीडिया कहना पड़ता है। उसके लिए एक ही शब्द सबसे बढ़िया है, गुलाम और दलाल मीडिया। जो असली मीडिया है वो उससे अलग हटके सोशल मीडिया है। आखिर मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है सच लोगों के सामने रखना। क्या नेशनल मीडिया ने रखा है? नहीं रखा। इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है, कहीं नेशनल मीडिया नहीं दिखाता। उसके नेगेटिव पहलू बना के, झूठे बना के और उनको दिखाता है। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, ये जो पूरा आंदोलन चल, उसमें लास्ट में जाके पीछे पहले दिखाया ओ एक कैंप, उसमें जो साथी हैं वहां से दिन में यहाँ आ जाते हैं, उसे दिखाया देखो खाली हो गया, पूरा खाली हो गया, सब खाली पड़े थे। आजकल यही हवा में चल रही है बातें। ये नेशनल मीडिया का काम नहीं है। नेशनल मीडिया का काम है जैसा सच है, अच्छा है बुरा है, आप उसको दिखाओ। दूसरा, अगर देश के विरोध में कुछ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना, सरकार से सवाल करना, ये नेशनल मीडिया की जिम्मेदारी है। इसीलिए नेशनल मीडिया या मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ऐसा काम तो कहीं नहीं है। और इतनी बड़ी गुलामी, इतनी बड़ी दलाली जिस तरह से तलवे चाट के एक सरकार विशेष के मीडिया कर रहा है, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा जो ये काम कर रहा है। धन्य हैं रवीश कुमार जी जैसे लोग जो बिल्कुल बिना डर के सच दिखा रहे हैं। धन्य हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी जी जैसे लोग कि मीडिया से उन्हें निकाल भी दिया, उसके बावजूद भी देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहे हैं, लगातार सारे फैक्ट लोगों के सामने रख रहे हैं। धन्य हैं वायर जैसे, न्यूज क्लिक जैसे, और आपके जो हैं द क्विंट जैसे, और आप जैसे जो सोशल मीडिया के इतने साथी हैं। मैं तो मानता हूं आज की तारीख में नेशनल मीडिया वही है जो काम उन्हें करना था वो नहीं कर रहे, वो काम आप कर रहे हैं। ये है नेशनल मीडिया में आज के मीडिया में फर्क। सर अभी जो पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, पेट्रोल डीजल, ये आज के तारीख में किसानों को कितना फर्क होने वाला है, क्या होने वाला है? आप देखिए इतना फर्क होने वाला है मैम। थोड़ा सा पीछे चले जाइए, 2014 से पीछे हम चलते हैं। मोदी जी का जिस समय शासन नहीं था, एक समय ऐसा आया था मनमोहन सिंह जी की सरकार में, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $145 प्रति बैरल का रेट कच्चे तेल का था। उस समय भी यहाँ पर 72-73 रुपए लीटर पेट्रोल बिका और डीजल उस समय भी यहाँ पे 35 और 40 से ज्यादा नहीं था, 35 या 38 के आसपास था। आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत है वो $54 और कुछ सेंट है।
प्रति बैरल आज की तारीख में, जिससे मैं आप और हम बात कर रहे हैं। और तेल का भाव क्या है यहाँ पर? पेट्रोल 100 रुपए के पार है, डीजल 90 के पार है। और इसकी एक्चुअल कीमत क्या पड़ती है? एक्चुअल कीमत जो पड़ती है, इसको वहां से मंगाने का, इसको पूरी तरह शोध करने का, जो रिफाइनरीज में शोध होता है, और उसके बाद सब कुछ खर्चा लगा के मुश्किल से 31 रुपए प्रति लीटर पड़ता है डीजल या पेट्रोल। और मिल किस हिसाब से रहा है? वो मिल रहा है 100 रुपए और 90 रुपए के पार। इसका मतलब इसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों का पैसा है। यानी आपको लूटने में कौन लगी है? राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि राज्य में किसकी सरकार है, कहीं किसकी सरकार, हर कोई लूटने में लगा है। और कितना लूट रहा है, एक हद होती है। आप लूट कितना रहे हैं? 30 या 31 रुपए में पड़ने वाली चीज को आप 100 रुपए में दे रहे, यानी 3 गुना, 300% का मार्जिन ले रहे हैं। सरकार को शर्म नहीं आती? यही विकास है क्या? सरकार अपना खर्चा चलाने के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए, जो योगी मोदी जी लेके आए हैं 20,000 करोड़ के तो जहाज लेके आए हैं, और 20,000 करोड़ में जो विस्तार प्रोजेक्ट है, जिसमें नई संसद बनाई जा रही है, ऐसे समय में जिस समय देश पूरी तरह से आर्थिक बर्बरता की तरफ चल रहा है, उस समय आप ये लेके आए हैं अपनी मौज मस्ती। सरकार ने नौकरियां नहीं दी, नौकरियां खत्म कर दी हैं, नई नौकरियां मिल नहीं रही हैं, सारे पब्लिक सेक्टर के यूनिट पूरी तरह तबाह कर दिए गए हैं, उनको निजी हाथों में दिया जा रहा है। उस सब के बावजूद सरकार का खर्चा 20% बढ़ गया। कैसे बढ़ गया आपका खर्चा? अगर आप लोगों को नौकरी देते, आप रोजगार इसमें मिलता और देश तरक्की कर रहा होता तो मैं मानता कि इस वजह से तनख्वाह बढ़ रही है, इस वजह से पैसा बढ़ रहा है। अब सब चीज आपने खत्म कर दी, फिर भी आपका खर्चा कैसे बढ़ रहा है? मोदी जी पे इतना खर्च कैसे हो रहा है? ये जो सारी चीजें हैं, इन सब के देखते हुए सरकार जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। लेकिन मुझे सरकार से भी ज्यादा लोगों से शिकायत है, जो लोग घरों में बैठे हैं, दुबके हुए बैठे हैं, जिनके दिलों में डर है, बेवजह का डर है। मुझे भी तो डर हो सकता है, और मैं हमेशा जिंदा रहने वाला नहीं हूं। जब मौत आएगी मरूंगा, जब तक नहीं आई तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या सबको मार देगी सरकार? क्या लोगों को नहीं चाहिए कि तुम्हारी गर्दन काटी जा रही है, तुमको पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है? जिस समय सरकार को मदद करनी चाहिए, उस समय सरकार आपको लूटने में लगी है। आप किसी व्यापारी से, किसी उद्योगपति से या किसी और व्यक्ति से कैसे मना कर सकते हैं जब आप खुद 300% की लूट मचा रखी है आपने? 3 गुना आप लूट रहे हो। कैसे कहोगे भाई नहीं, इतना नहीं, इतना पैसा नहीं लोगे आप, इस चीज का दाम इतना हो, कैसे कह दोगे आप? वो कहेगा भाई बकवास नहीं कर, तू जो है ना पहले ही तुम लूट रहे हो 300%, तो मुझे कैसे कह रहे हो? इसका मतलब सरकार जो लूट मचा रखी है, और अब तक की हालत यह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके पूरे पिछले 6 साल में 30 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए पेट्रोल और डीजल से लूट चुके हैं, जिसमें अकेले केंद्र सरकार का हिस्सा जो है वो 20.5 लाख करोड़ का है। मतलब कोई लिमिट भी होती है लूटने की? केवल एक चीज से आप लूटे चले जा रहे हैं। कैसे आप कहेंगे लोगों को? यह है इतना भयानक जो इस समय चल रहा है। ये असर किसानों के ऊपर किस तरह हो? हाँ, किसानों पर जो असर है, जो डीजल है इस्तेमाल होता है, खेती में डीजल इस्तेमाल होता है, तो वो जो पंप हैं, बोरिंग वगैरह जो होते हैं उसके लिए चाहिए, और इसके अलावा जो ट्रैक्टर है उसमें चाहिए। और ये भी कितनी बड़ी संख्या में होता है ये भी एक समझ लेंगे। 28% डीजल, इस देश में जितना डीजल इस्तेमाल सब जगह होता है उसका 28%, यानी 100 लीटर अगर डीजल बिका तो 28 लीटर केवल खेती में काम आता है। इसका मतलब यह है इतनी भारी संख्या में किसानों के ऊपर आप कितना बोझ डालें। सरकार ने, गन्ना किसान है, गन्ना किसान का पिछले 4 साल से रेट वही की वही है, 325 रुपए क्विंटल। चीनी का रेट क्या है आपको सबको मालूम है, साथ में उनका 1 पैसा नहीं बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 4 साल में मात्र 10 रुपए बढ़ाए हैं। उनके समाजवादी पार्टी के समय में 315 रुपए था, अब 325 रुपए हो गया। आपने उसमें पैसा बढ़ाया नहीं। आपने जो खेती में काम आने वाली चीजें जैसे यूरिया में 5 किलो जो है कम कर दिया, 50 किलो का कट्टा 45 किलो कर दिया। इसी तरह से डीएपी का 50 किलो का 45 का कर दिया और रेट बढ़ा दिए। अभी करीब 225 रुपए उस पर बढ़ाए गए हैं डीएपी पर। यह स्थिति है। साथ में 883 करोड़ रुपया जो है वो किसानों का अभी बकाया है, गन्ना किसानों का। ये स्थिति है। तो जो किसानों पे असर है वो बहुत भारी असर है, बहुत बड़ा असर है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में किसान डीजल का उपयोग करते हैं खेती में। सर, वन फाइनल क्वेश्चन, सिंस आप सुप्रीम कोर्ट तो लिंक्ड हो,
यू आर एन वेरी पॉलिश्ड एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक प्रश्न पूछना है, अब ये डेडलॉक हो गया है किसानों के बीच और सरकार के बीच, किसान और सरकार के बीच में। ये डेडलॉक कब, कैसे, कहाँ, कौन सा रास्ता है जो खुलेगा? नहीं, रास्ता तो देखिए सरकार के लिए तो 1 मिनट का काम है। सरकार को कानून वापस ले ले, 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे। ये डेडलॉक जो लगाया है इसके जिम्मेदार मोदी जी हैं, क्योंकि मोदी जी बड़ी कई तरह की भाषा बोलते हैं। संसद में जब वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव कर रहे हैं तो लोकसभा में, राज्यसभा में उन्होंने कहा कि कानून वापस नहीं होगा। डेडलॉक लगा दिया उन्होंने। ठीक है, अगर आप इस पर अड़े हैं तो हमारे पास क्या है काम? हमारे पास ये कि हम पूरे देश को जगाएं। नहीं, एक तरफ वो कहते हैं एक फोन कॉल की दूरी, मतलब नहीं रहा। आप बताइए, आप भेंजे, आप बताइए मुझे कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि कोई कानून वापस नहीं होगा और हमारी सबसे बड़ी डिमांड है कि कानून वापस हो और एमएसपी को कानून बनाओ, तो उन्होंने बैरियर लगा दिया। फिर किसी बात का मतलब क्या? फोन कॉल का क्या मतलब? आप समझ रहे हो कि आप ही ताकतवर हो, हम झुक जाएंगे, आप अपने से कमजोर समझ रहे हो। अरे 56 इंची सरकार, आपसे ज्यादा मजबूत है किसान, था भी, है भी और रहेगा भी, और आपको हम बता देंगे कि हम कितने ताकतवर हैं। ये जो सरकार कर रही है, सरकार ने बैरियर लगाया है, उसने बंद किया है दरवाजा, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है, आपने दरवाजा बंद कर दिया, हम देश में घर घर, गांव गांव जाके लोगों को बताएंगे, लोगों को समझाएंगे। और इसी के लिए जो पंचायतें चल रही हैं, गांव लेवल पर जगह जगह जो पंचायतें चल रही हैं, वो उसी का नतीजा है। साथ में जो हम बहिष्कार का नारा दे रहे हैं अंबानी और अडानी और लाला रामदेव के उत्पादों का, हम उसको और तेज करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि ये बहिष्कार जितना मजबूती से कर सकते हैं वो करें। हम अपना काम करेंगे, सरकार अपना काम करे। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं सरकार के अंदर खलबली क्या है। सरकार ने कल 2 मीटिंगें की। एक मीटिंग जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने गृह मंत्री और कृषि मंत्री को बुलाया, साथ में उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के जो बीजेपी के नेता उनको बुलाया, इस पे चर्चा करी, इस किसान जो आंदोलन चल रहा है। इसके साथ साथ जो संजीव बालियान हैं, मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, उनके यहाँ पर बुलाई गई गृह मंत्री के कहने पर कि सारे जाट नेताओं को बुलाओ। जाट नेताओं को, जाट नेता जो हैं वो किसान हैं, उनको आप एक जाति विशेष में बांटने का बड़ा दुष्चक्र जो फैलाने की कोशिश कर रहे हो, जाटों को जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। जाट इतना समझदार है, इतना सरल व्यवहार का व्यक्ति है, वो जानता है कि क्या चीज है। तुम्हारी साजिश में फंसने वाला वो नहीं है, और वो जानता है कि वो पहले किसान है, उसके बाद में कुछ है। और जैसे ही उसकी समझ में आया है वो खड़ा हो गया और पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा हो रहा है। तो ये जो 2 मीटिंग बुलाई गई हैं कि जाटों की नाराजगी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए जो 2022 में होने वाले हम नहीं ले सकते, ये आपको असर दिखाई देगा किसान आंदोलन का सरकार पर। कितना थोड़ा तो असर पंजाब में दिखाई दिया, पंजाब में दिखाई दिया, जगह जगह दिखाई देगा, आपको जगह जगह दिखाई देगा। और अब आने वाले समय में हम सब लोग भी अलग अलग प्रदेशों में निकलेंगे, पूरे देश को खड़ा करेंगे। और जब पूरा देश खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जन आंदोलन अब ये बन चुका है, किसान आंदोलन नहीं रहा, उससे आगे जन आंदोलन बन चुका है। तो जब जन आंदोलन पूरी अपनी मतलब चरम सीमा पर होगा, ये तो छोड़ो, ऐसी कितनी सरकारें हैं जो उसकी आंधी में उड़ जाएंगी, पता भी नहीं लगेगी।